ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण, अनुवाद में सृजन। भारत सरकार की सुशासन चुनौतियां और अवसर कार्य योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग द्वारा अंग्रेजी से हिंदी में ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण का प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। अनुवाद की यह ऑनलाइन शिक्षण सुविधा अनुवाद सीखने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध और लाभकारी है। प्रस्तुत पाठ का विषय है अनुवाद में सृजन। अनुवाद में सृजन विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के निदेशक डॉक्टर श्री नारायण सिंह। डॉक्टर सिंह लंबे समय से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनुवाद प्रशिक्षण से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि अनुवाद में सृजन से क्या तात्पर्य है। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अनुवाद और सृजन में क्या समानता है। अनुवाद अपनी संरचना और अंतर्वस्तु में किसी पाठ का पुनर्पाठ होता है। पाठ भाषा में व्यक्त विचार, कथन और लेखन होता है और पुनर्पाठ भी। पाठ की तरह पुनर्पाठ भी भाषिक अभिव्यक्ति होता है, किंतु पुनर्पाठ पाठ का प्रतिरूप या समानांतर पाठ होता है। इसमें अंतर सिर्फ भाषा को लेकर होता है। पाठ जहां एक भाषा में होता है, वही पुनर्पाठ की भाषा दूसरी होती है। दूसरी भाषा में रचा गया पाठ स्वयं में एक सृजन होता है। अच्छा। इसी तरह सृजन का अर्थ रचना या सृष्टि है। हर नई रचना सृजन है। अनुवाद चूंकि रचना की पुनर्रचना होता है, अनुवाद में अनुवादकर्ता मूल पाठ के रचनाकार के भावलोक की अंतर्यात्रा करता है और उसके साथ तदाकार होकर उसकी रचना की दूसरी भाषा में पुनर्रचना करता है। अतः सृजन का समानांतर सृजन होने के चलते अनुवाद और सृजन में गहरी समानता होती है। उदाहरण के लिए, द मैन इज अ सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जी, तो क्या यह माना जाए कि अनुवाद भी सृजन जितना ही सुंदर, प्रेरक और प्रासंगिक होता है? बिल्कुल। अनुवाद तो सृजन की कसौटी होता है। अच्छा अनुवाद सृजन जितना ही सुंदर, प्रेरक और प्रासंगिक होता है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियां देखिए। Gone are the days when we would have to accept corruption as a part of our system. इसका अनुवाद देखें। वो दिन गए जब भ्रष्टाचार को हमारी व्यवस्था का एक अंग माना जाता था। याद रखना होगा कि अनुवाद की सफलता लक्ष्य भाषा के स्वाभाविक विन्यास में मूल कथन जैसा प्रतीत होने में है। नहीं तो अनुवाद चल नहीं पाएगा। लोग अनुवाद नहीं, मूल पढ़ना चाहेंगे। जी, यह कार्य तो कुछ विशेष तरह का लगता है। तो सवाल है कि अनुवाद सृजन जैसा कैसे बनता है? देखें, सृजन की एक प्रक्रिया होती है और अनुवाद भी एक चरणबद्ध प्रक्रिया से गुजरकर किया जाता है। जब कोई अनुवाद मूल जैसा प्रतीत होता है, उसे पढ़ते हुए पाठक को ऐसा नहीं लगता कि वह मूल पढ़ रहा है या अनुवाद, तो ऐसा अनुवाद निश्चय ही सृजनात्मक होता है। जी। ऐसा अनुवाद मूल पाठ के अर्थ, भाव और शैली की बराबरी का होता है। ऐसा अनुवाद मूल पाठ के अर्थ और भाव का विश्लेषण करते हुए उसे लक्ष्य भाषा में अंतरित करने से होता है। यही सृजन की प्रक्रिया है, जिसमें प्रतिभा, कल्पना और अभ्यास से काम लिया जाता है। इसीलिए अनुवाद का कार्य विशेष तरह का होता है। जी, इस बात को क्या आप उदाहरण से समझा सकेंगे? रेलवे प्लेटफार्म पर हमें अक्सर यह उद्घोषणा सुनने को मिलती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
और हिंदी में यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जरा सोचिए, दोनों उद्घोषणाओं का क्या एक ही भाव नहीं है? जी है। फिर भी दोनों कथन क्या आपस में एक दूसरे का शब्दशः अनुवाद हैं? नहीं। अंग्रेजी कथन में यात्रीगण के लिए तो कोई शब्द नहीं है। इसी प्रकार मे आई हैव योर अटेंशन का सरलार्थ होगा, क्या मैं आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं? परंतु इस तरह का कथन हिंदी में नहीं चलता। जी नहीं। अनुवाद लक्ष्य भाषा के स्वभाव के अनुरूप किया जाता है, तभी वह मूल पाठ जैसा समानांतर पाठ हो पाता है। कहना न होगा कि अनुवाद के मूल पाठ जैसा प्रतीत होने के पीछे अनुवादक का भाषा ज्ञान, अनुभव और सृजन विवेक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जी, यह कार्य तो निस्संदेह सरल नहीं है। तो क्या इस तरह का अनुवाद करने के क्रम में बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है? असल में अनुवाद करते समय बाधाएं तब आती हैं जब हम अनुवाद में मूल कथन की आत्मा को उतारने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय कभी कोई शब्द बाधक बनता है, तो कहीं कोई भाव, कभी-कभी सामान्य प्रतीत होने वाले कथन का जो समग्र प्रभाव होता है, उसे अनुवाद में ढालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अ मैन इज बॉर्न इंडिविजुअल, ही लिव्स इन सोसाइटी एंड बिकम्स ए पर्सन। इस वाक्य में प्रयुक्त इंडिविजुअल तथा पर्सन शब्द अनुवाद में अर्थ भ्रम पैदा करते हैं। इंडिविजुअल का अर्थ व्यक्ति होता है और पर्सन का अर्थ भी व्यक्ति होता है, परंतु अनुवाद करते समय इंडिविजुअल तथा पर्सन के अर्थ में भेद करना होगा, क्योंकि दोनों शब्दों का संदर्भ अलग अलग है। जी अच्छा, तो शब्द के अर्थ में इस प्रकार का भेद क्यों जरूरी है, या फिर पर्यायों का प्रयोग क्यों किया जाए? अनुवाद में यदि दोनों शब्दों में भेद न किया जाए और शब्द विशेष के लिए अलग अलग पर्याय न लिए जाएं, तो अनुवाद बेकार होगा। जाहिर है कि उक्त कथन में व्यक्ति के दो रूपों की कल्पना है, एक जिस रूप में व्यक्ति जन्म लेता है तथा दूसरा वह जिस रूप में समाज में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जी। इस विश्लेषण के अनुसार उपर्युक्त कथन का अनुवाद होगा, मनुष्य व्यक्ति के रूप में जन्म लेता है और समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो कहने का मतलब है कि अनुवाद को अनुवाद नहीं लगना चाहिए। अनुवाद जब पाठक को मौलिक जैसा लगे तो वह सफल है। जी अच्छा, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप। अनुवाद का मौलिक लगना किस प्रकार संभव होगा? अनुवाद का मौलिक लगना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि उसमें भाषा प्रवाह, विचार प्रवाह और अनुभूति एवं संवेदना जैसे सृजन के तत्व घुले मिले न हों। जी अच्छा, तो फिर इसके लिए अनुवादक को क्या करना चाहिए? अनुवाद करते समय मूल पाठ के अर्थ और शैली में संतुलन की खोज करनी चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, अर्थ तथा भाव के स्तर पर उसकी पाठ आधारित व्याख्या करनी चाहिए। इस सिलसिले में मूल पाठ के अर्थ और भाव का पहले विश्लेषण और फिर उसका लक्ष्य भाषा में अंतरण करना चाहिए। यह प्रक्रिया सृजन की प्रक्रिया है। सृजन में भी सर्जक अपनी प्रतिभा, कल्पना और अभ्यास से किसी रचना की सृष्टि करता है। भारतीय काव्यशास्त्र में सृजन के लिए इन्हीं तीन गुणों प्रतिभा, कल्पना और अभ्यास को अनिवार्य माना गया है। अच्छा अनुवाद और सृजन दोनों करीब करीब एक जैसे होते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अनुवाद में पाठ पहले से उपलब्ध रहता है, जबकि सृजन में पाठ रचा जाता है। तो क्या इसके लिए भाषिक संरचना का ध्यान रखना भी आवश्यक है? जी बिल्कुल।
हर भाषा की अपनी संरचना होती है, अपना विन्यास और भाव संसार होता है। उन्हें शाब्दिक अभिव्यक्तियों में सजाना होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय वाक्य संरचना पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अनुवाद करते हुए पाठ की भाषा से बंधकर रहना, फिर अनुवाद करना ठीक नहीं है। पाठ के संदेश को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। स्वाभाविक अनुवाद तभी संभव हो पाता है। तो क्या यही पुनर्सृजन है? और इस पुनर्सृजन के लिए क्या जरूरी है? जी हाँ, अनुवाद किसी भाषिक सृजन का लक्ष्य भाषा में पुनर्सृजन है। इस पुनर्सृजन के लिए जरूरी है कि मूल पाठ के अर्थ, भाव और शैली का समतुल्य पाठ रचा जाए। यह रचाव लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए, नो वर्ड्स कैन डू जस्टिस टू द करेज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस हु प्रोटेक्ट आवर नेशन एंड ऑन द कॉल ऑफ ड्यूटी हेल्प आवर सिटीजन्स व्हेनेवर दे आर इन डिस्ट्रेस। इसका अनुवाद होगा, हमारे जवानों के धैर्य और साहस का शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे सदैव देश की रक्षा में रत रहते हैं और अपना कर्तव्य निभाते हुए संकट में फंसे लोगों की सहायता करते हैं। इस उदाहरण में मूल और अनुवाद के बीच का अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। मूल कथन एक जटिल वाक्य है, जबकि अनुवाद हिंदी की प्रकृति के अनुसार 2 वाक्यों में किया गया है ताकि कथन का भाव संप्रेषित हो पाए। अनुवादक का काम शब्दों के पीछे निहित भावों को खोजना और उन्हें लक्ष्य भाषा में व्यंजित करना होना चाहिए। इसीलिए अनुवादक से सजग पाठक, सुधी पाठक और जिज्ञासु पाठक होने की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ तो अभी तक हमने प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा की। डॉक्टर सिंह, यह भी देखने में आया है कि कई साहित्यिक कृतियों के एक से अधिक अनुवाद किए गए हैं। इसके क्या कारण हैं? जी, यह बिल्कुल सही है कि कई साहित्यिक कृतियों के एक से अधिक अनुवाद हुए हैं। ऐसा अनुवाद के मूल जैसा प्रतीत नहीं होने के कारण होता है। इस प्रतीति में अनुवादक की अभिरुचि, उसका भाषा ज्ञान और उसका देश काल उत्प्रेरक का काम करते हैं। उमर खयाम की रुबाइयों के हिंदी में मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, केशव प्रसाद पाठक और सुमित्रा नंदन पंत द्वारा किए गए अनुवाद इसका प्रमाण है। गीतांजलि के दर्जनाधिक अनुवाद इसी बात का संकेत करते हैं। ये अनुवाद इस बात के भी प्रमाण हैं कि सृजन का अनुवाद अनुसृजन होता है और जो अनुसृजन सृजन के अर्थ, शैली, शिल्प और भाव के जितना समीप होता है उतना ही सफल होता है। अनुवाद किसी सृजन का लक्ष्य भाषा में अनुसृजन बनकर ही सफल होता है। सृजन के अनुवाद का अभिष्ट भी यही होना चाहिए। अनुवाद में सृजन विषय को स्पष्ट करने के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं डॉक्टर सिंह। तो इस पूरी चर्चा से यह तो स्पष्ट है कि अनुवाद और सृजन में न सिर्फ समानता है, अपितु अनुवाद भी सृजन जितना ही सुंदर और प्रेरक होता है। हाँ, लेकिन अनुवाद सृजन से थोड़ा अधिक श्रम की अपेक्षा रखता है, क्योंकि इसमें मूल पाठ के भाव को केंद्र में रखकर चलना होता है। यहाँ यह दोहराना उचित होगा कि अनुवाद या कोई भी कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, निरंतर अभ्यास से उसे दिन प्रतिदिन निखारा जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण